हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि सभी लोग बढ़िया होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को कोई भी पार्ट नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पर उसके अलावा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो पिछले पार्ट के लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि हार्ली अपने डिवाइन गॉड के साथ यहाँ पर बात कर रही थी, पर तभी उसके पास जियोन का फोन आ जाता है और ये देखकर वो कब से तो खुश होकर जल्दी से मेकअप पोतना चालू कर देती है। जिसके बाद वो जियोन से कहती है कि क्या हुआ, और जियोन उससे कहता है कि हार्ली, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी। और जैसे ही वो उसके मुंह से ये सुनती है, एक्साइटमेंट की वजह से उसकी नाक से खून आना चालू हो जाता है। जिसके बाद स्टोरी अगले सीन से कंटिन्यू होती है। अब शोडाउन के 5 दिन पहले का सीन होता है। हमें हार्ली को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा तैयार होकर वहाँ पर आई हुई थी और वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और वो काफी खुश होकर सोचती है कि जियोन को मेरा ये आउटफिट काफी ज्यादा पसंद आए, मैं जियोन के साथ एक ट्रिप पर जाने वाली हूँ। और ये सोच कर वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। और सबसे पहली बात तो यह है कि उसने खुद ये सजेस्ट किया है। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि सच में ऐसा कोई दिन भी आ पाएगा। और तभी पीछे से एक आवाज आती है कि स्कॉर्पियन, तुम तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही जल्दी यहाँ पर आ गई। जैसे वो कहती कि जियोन तुम यहाँ पर आ गए, और जैसे वो साइड में देखती है तो उसका पूरा पूरा मूड पूते खराब हो जाता है, क्योंकि पूरी पलटन पहले से पूते तैयार खड़ी हुई थी। केविन कहता है तो चलो, सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो चलते हैं। और वो हैरानी के साथ कपकपाते हुए कहती है, क्या तुम सभी। और जियोन पीछे से कहता है कि सभी लोग इस चीज के लिए तैयार है तो चलो हम लोग निकलते हैं। और वो बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती कि जियोन, तुमने तो कहा था कि हम लोग बाहर जाने वाले हैं, तो क्या तुम्हारा मतलब सभी लोगों से था। तो वो खुश होकर कहता है कि बिल्कुल, और क्या। और ये सुनते से उसका मूड खराब हो जाता है और वो सोचता है कि प्लीज अपने आप को संभाल कर रखो। जिसके बाद जियोन कहता है चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम सभी को ऑस्ट्रेलिया जाना है। और हमें ऑस्ट्रेलिया का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें पत्थर की बनी हुई एक टेबल के ऊपर कई सारे हथियार दिखाए जाते हैं और कैप्रिकॉर्न का हथौड़ा लगातार उस सभी को तोड़ रहा था। और वो काफी गुस्से में ये सब देखकर सोचता है कि ये चीज बिल्कुल भी काफी नहीं है, और इस तरीके के डिवाइन आर्टिफैक्ट के कैलिबर के साथ मैं कभी भी जियोन को नहीं हरा पाऊंगा। और ये है कैप्रिकॉर्न का डिवाइन गॉड वोलुन। और वो गुस्से में बाकी सभी को भी तोड़ते हुए कहता है, और वो बेवकूफ इंसान, क्या वो सच में इस तरीके के कचरे के साथ जियोन को हराने के बारे में सोच रहे हैं। उन लोगों ने एक ऐसी लड़ाई मोल ले ली है जो कि कभी भी वो चाहकर भी नहीं जीत पाएंगे। और आखिर वो क्यों चाहते हैं कि उनकी फैलाई हुई गंद को यहाँ पर मैं साफ करूं। और तभी पीछे एक गुलाबी कलर का पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से आवाज आती है। देखकर लगता है कि ब्लैक स्मिथ, तुम काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत के अंदर हो। और वो पीछे की तरफ देखकर कहता है, पर एरीज कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम कितने गुस्से में हो, पर तुम्हें अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना चाहिए एज अ डिवाइन गॉड। मैंने इसके बारे में सुना है कि तुम्हारे डिवाइन कार्ड जियोन से यहाँ पर लड़ने वाला है। मैंने सुना है कि जियोन का सामना करने के लिए तुम्हारे डिवाइन कार्ड को उन लोगों ने शर्त पर रख दिया है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे डिसाइपल्स किसी काम के नहीं है, तो क्यों ना तुम खुद जाकर जियोन से लड़ाई करो। वो कहता है कि बकवास करना बंद करो और अपने काम से काम रखो। पर एरिस उसे और भी ज्यादा उत्तेजित करते हुए कहता है कि आज तुम्हें क्या हो गया। मुझसे ये मत कहना कि तुम यहाँ पर अपना गुस्सा निकालने वाले हो, इसकी बजाय कि तुम पर्सनली जाकर वहाँ पर सारी चीजों को निपटाओ। क्या ये सब इसी वजह से है क्योंकि तुम्हें खुद भी इस चीज का कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम जियोन को जाकर वहाँ पर हरा सकते हो। जैसे कैप्रिकॉर्न ये सुनता है तो वो और भी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि बकवास करना बंद करो और तुरंत यहाँ से निकल जाओ एरिस। पर एरिस तो ये देखकर उसकी और ज्यादा मजे लेते हुए कहता है, क्या मैंने यहाँ पर किसी दुखती हुई नस पर हाथ रख दिया या फिर तुम्हारे सिर में कोई कील ठोक दी। जिसके बाद वो आगे कहता है कि सुनो कैप्रिकॉर्न, शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो, मेरे पास तुम्हारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। ये सुनकर वो कंफ्यूज था और वो कहता है इसकी वजह से जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे पूते से बदली जा सकती है। और वो भी ये देखकर बहुत ज्यादा शौक रह गया था। वो कहता है कि एरीज, तुम अपने साथ बैक वाटर गॉड्स को भी लेकर आ गए हो, जिन्हें गॉड रेल्म के अंदर से बाहर निकाल दिया गया था। ये लालची बेकार से भगवान। पर वो आंखें कहती है कि ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही हार्श नहीं था। एरीज कहता है कि तुम्हारे लिए भी ये इतना ज्यादा कोई बुरा ऑफर नहीं है, क्योंकि इनका एम है उन ओनरलेस थ्रोन्स का जो कि कैंसर और टॉरस का है। और मैंने इस चीज के बारे में पता लगाया कि वो दोनों ही धरती पर है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना वहाँ पर एक बार जाया जाए। और इसके अलावा टॉरस का थ्रोन तो जियोन के पास है, और जैसे ही तुम्हारा और जियोन का डिवाइन आर्टिफैक्ट क्राफ्टिंग कंपटीशन चालू होगा तो ये उस जगह पर जाकर वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी तबाही मचा देंगे। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि जो क्राफ्टिंग है वो यहाँ पर पूते से बंद होती है या फिर नहीं, पर इसकी वजह से जितना भी अटेंशन होगा वो सब पूते से रुक जाएगा। और क्यों ना तुम इसी तरीके से पूरे मैच को यहाँ पर पूते से बदल दो। ये सुनने के बाद वो शौक रह गया था और एरिस आगे कहता है इस चीज की वजह से तुम इसका जो आफ्टर मैथ होगा उसे काफी ज्यादा स्मूथली यहाँ पर संभाल सकते हो। और वो लेन भी ये जानता था कि वो जियोन को नहीं हरा सकता, इसलिए वो उससे कहता है तो मुझे बताओ कि आखिर मुझे क्या करना होगा। और एरिस जो कि ये सुन रहा था वो कहता है कि बस तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा कि मैं कहूँ। जिसके बाद हमें कैप्रिकॉर्न की सेंचुरी का सीन दिखाते हैं कि वह जितने भी आर्टिफैक्ट्स थे वो सभी पूते से टूट चुके थे। ये देखकर वो लोग कहते हैं कि आखिर ये क्या है। जरूर वो हमसे काफी
काफी ज्यादा गुस्सा है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई भी डिवाइन आर्टिफैक्ट पसंद आया, इसी वजह से उन्हें सभी कुछ पूरे तबाह कर दिया। जिसके बाद फिर से आसमान से वही हरी बिजली गिरती है और कैप्रिकॉर्न की स्टेच्यू फिर से चमकने लगती है। और इसके अलावा जो टाइलर था वो भी यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देता है। ये देखकर सभी लोग और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। वो कहता है कि व्हाइट सेलेस्टियल लॉर्ड टाइलर, क्या आप ठीक है? आखिर आपके साथ क्या हो रहा है? और उसके अंदर से वो लॉन की आवाज आने लगती है। वो कहता है, मुझे ये कहते हुए माफ करना, पर मैं तुम्हारे ऊपर इस तरीके से यकीन करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये देखकर वो लोग हैरान थे, ये तो ज़ोडिएक सिग्मा है, मुझसे ये मत कहना। और कैप्रिकॉर्न का डिवाइन गॉड जो कि उन लोगों से कहता है, अब मैं खुद यहाँ पर आगे बढ़कर इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करूंगा। सभी लोग हैरान थे, क्या डिवाइन गॉड पर्सनली यहाँ पर कम्पीट करेंगे? वो कहता है कि बिल्कुल, अब बाकी बचे हुए समय पर हम लोग यहाँ पर बस ट्रेनिंग करेंगे, इसलिए जल्दी से जाकर अपनी पोजीशन संभालो। और वो कहते हैं कि ठीक है, और तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग वोलेंट के इंस्ट्रक्शंस के साथ यहाँ पर काम करना चालू करते हैं और लगातार बस अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देते हैं। पर दूसरी तरफ जियोन और उसकी पार्टी तो बस यहाँ पर एंजॉय करने में लगी हुई थी। एक तरफ वो लोग जो कि बस यहाँ पर अपने आप को मास्टर करने में लगे हुए थे, दूसरी तरफ वो लोग तो बस यहाँ पर टाइम पास कर रहे थे और काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। एक तरफ वो लोग जो कि थक हार चुके थे और पूरे सा पागल हो रहे थे, पर दूसरी तरफ वो लोग तो बस वेकेशन बनाते हुए अपने दिमाग को रिलैक्स कर रहे थे और इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और एक तरफ जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग लगातार चल रही थी, दूसरी तरफ लगातार इनके वेकेशंस चल रहे थे और बस समय इसी तरीके से आगे बढ़ता रहता है। जहाँ पर एक तरफ तो वो लोग अपनी लिमिट्स को सरपास करने में लगे हुए थे और दूसरी तरफ हंस कर उनका पेट दर्द करने लगा था। और सच में इस तरीके से निकलते हुए दिन देखना काफी ज्यादा फनी था। जिसके बाद अब वो दिन आ जाता है जिसके लिए इन सभी को काफी समय से इंतजार था, डिवाइन आर्टिफैक्ट क्राफ्टिंग शोडाउन, जो कि कैप्रिकॉर्न और जॉन के बीच में था। सभी लोग लगातार बस उन्हें चेयर पे चेयर किए जा रहे थे और वहीं पर अनाउंस करते हुए बताता है कि एक तरफ जो कि कैप्रिकॉर्न है, सच में उनकी हालत देखना काफी ज्यादा फनी था। और वो कहता है, और दूसरी तरफ उनके अपोनेंट जियोन और उसकी टीम। पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई आया ही नहीं था और न ही पार्टिसिपेंट की सीट पर कोई बैठा हुआ था। ये देखकर वो लोग कंफ्यूज थे। वो कहते कि आखिर क्या हो रहा है। कैमरामैन कहता है कि मुझसे ये मत कहना, क्यों पिछू से यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं जो कि यहाँ पर आया हो। और सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि सभी लोग तो यहाँ पर घोड़े बेचकर सो रहे थे, जहाँ पर उनका फोन लगातार बज रहा था। तभी हार्ले की नींद खुलती है जो कि कहती है कि सच में हम लोग तो काफी गहरी नींद में यहाँ पर सोए हुए थे। और जैसे ही वो फोन देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाकर सभी लोगों से कहती है कि हम लोग लेट हो चुके हैं, जल्दी से सभी लोग उठ जाओ, हम लोग काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं। और वो कहते हैं कि जल्दी करो जॉन। और वो देखते हैं कि जॉन भी खुद वहाँ पर सोया पड़ा हुआ था। पर उसका ये सोया हुआ चेहरा देखकर वो अपने फिल्टर मोड के अंदर चले जाती है और यहाँ पर फिर से एक और बार उसकी नाक से खून आना चालू हो चुका था और वो फिर से यहाँ पर गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर हमें पिछली रात का सीन दिखाते हैं कि होटल के अंदर सभी लोग काफी ज्यादा थक चुके थे। वो कहते हैं कि हम लोगों ने पागलों की तरह यहाँ पर पार्टी करी है। युहा भी कहती है कि सच में हम लोग काफी ज्यादा थक चुके हैं। हुगो भी हंसते हुए कहता है, लगता है कि सभी लोगों ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर मजे करने के लिए निकाल दी, पर क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग सभी सुबह सुबह जल्दी से उठ जाओगे? जैसे ही वो लोग ये सुनते हैं तो वो लोग शौक से रह जाते हैं। पूरे में यहाँ पर शांति छा गई थी। अगले पल सभी लोग यहाँ पर तेजी से अलार्म लगाना चालू कर देते हैं, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा। पर तभी जॉन उन लोगों को रोकते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों को उठा दूंगा। ये सुनकर वो कंफ्यूज था। जॉन कहता है, क्योंकि वैसे भी मैं पूरी रात जागने वाला हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि अचानक से? जॉन बताता है कि हाँ, कुछ ऐसा है जो कि अभी तक मैंने पूरे से नहीं बनाया है, इसलिए मैं अभी के लिए यहाँ पर हवाई जा रहा हूँ, कल के मैच से पहले। हुगो कहता है कि तुम यहाँ पे वो फ्लोटिंग चीज के बारे में बात कर रहे हो जो कि क्रिएशन वर्कशॉप के ऊपर बनी हुई है। वो कहता है कि हाँ, मैं उसके ऊपर पूरी रात काम करने वाला हूँ, जिससे मैं उसे जल्दी से जल्दी खत्म कर सकूँ। हुगो ये सुनकर कहता है कि यहाँ पर पार्टी करने के बाद अब तुम अकेले हो जो कि ये काम करने वाले हो। तो जॉन कहता है कि इस तरीके से मत सोचो, बस तुम यहाँ पर जाकर आराम करो। हार्ली कहती है कि तुम इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कल तुम्हारा मैच है। वो कहता है कि इस चीज में कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग मेरी चिंता करना बंद करो और अच्छे तरीके से सो जाओ या फिर पार्टी करो, तुम्हें जो करना है वो करो। ये सुनने के बाद वो और ज्यादा खुश हो गए थे। और मैं तुम लोगों को जगा कर रहूंगा, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि कैसे, भले इसके लिए मुझे तुम्हें बिल्डिंग से नीचे क्यों ना फेंकना पड़े। और जैसे वो ये सुनते हैं तो उनका मूड खराब हो जाता है। पर वो दोनों लड़कियां तो कहती, क्या अंकल जॉन हमें सुबह सुबह आकर उठाएंगे? उन दोनों की इमेजिनेशन तो उनके चेहरे पर काफी ज्यादा अजीब सी लग रही थी। और हार्ली जिसकी नाक से खून बह रहा था, वो कहती है कि सच में तुम मुझे उठाने के लिए आओगे? ठीक है। पर हुगो उससे कहता है कि हे, अपना को कुछ जरूरत से ज्यादा पुश मत करना। वो कहता है कि मैं समझ गया और अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद हुगो लोगों से कहता है तो चलो अब हम लोग सोने के लिए चलते हैं। पर इस तरीके से जाकर पलंग पर सो जाना बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा। और क्योंकि जॉन ने हम लोगों को वैसे भी ग्रीन फ्लैग दे दिया है तो चलो सोने से पहले एक एक और ड्रिंक लेते हैं। और ये सुनते ही उन लोगों का मूड फिर से चेयर हो जाता है। और अभी तो बस 10 बजे हैं, अभी तो हम लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम है, अच्छे से पियो जिसके बाद हम लोग सो सकते हैं। और वो लोग बस खुलकर पार्टी करने में लगे हुए थे। और वो कहते हैं कि हम लोगों को जॉन के ऊपर भरोसा है, वो मॉन्स्टर से लड़ते हुए हम लोगों को सुबह उठा भी सकता है, तो हम लोगों को चिंता करने की जरूरत ही नहीं। पर अगले ही पल वो रोते हुए कहता है कि तुमने तो हमसे कहा था कि हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम कमीने कहीं के, तो आखिर तुमने हम
लोगों से झूठ क्यों बोला था और आखिर तुम यहाँ पर क्यों पड़े हुए हो। जियोन आधी नींद में कहता है कि मैं पूरी रात जागा हुआ था, मैं बस थोड़ी देर आंखें बंद करना चाहता था और न जाने कब मेरी आंख लग गई। और जियोन आगे कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम लोग कितनी देर तक पार्टी करते रहे थे। स्कॉर्पियन अभी तक बेहोश है कि उसकी नाक यहाँ पर बह रही है, पर वो कहता है कि बेवकूफ, तुम्हें भी पता है कि ये फैटिक की वजह से नहीं है। और वो कहता है कि वैसे भी हम लोग यहाँ पर लेट हो चुके हैं, तो वहाँ पर जाने के लिए हम लोगों को एक सवारी की जरूरत है। और जैसे वो ऐसा कहता है तो वहाँ पर काफी तेजी से छाव आना चालू हो जाती है और ये देखकर वो लोग कंफ्यूज थे। वो कहते हैं कि अगर अचानक आसमान में इतना ज्यादा अंधेरा क्यों हो गया। और जैसे वो लोग देखते हैं कि उन लोगों के सामने क्या था, उन लोगों के मुंह से तो चीख निकल जाती है। जिसके बाद हमें अरीना का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कंपटीशन होने वाला था। सभी लोग बस यही बात कर रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है, आखिर ओपी च्यूज अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया, उसका कोई भी मेंबर यहाँ पर क्यों नहीं है। सच में ये चीज तो बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं करी थी। और मैच के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर ओपी च्यूज का कोई भी मेंबर 20 मिनट के अंदर यहाँ पर नहीं आता है तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं क्या उन लोगों में से एक तक यहाँ पर नहीं आया, क्या वो हम लोगों को इतना ज्यादा कम आंकते हैं। पर वुलन कहता है मुझे लगता है कि वो हम लोगों से इतना ज्यादा डर गया कि वो यहाँ पर हम लोगों से कम्पीट तक नहीं करना चाहता। तो उसके साथी कहते हैं कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, ओपी च्यूज के वो कमीने सच में पूरी तरह कचरा है। पर अंदर ही अंदर वो भी घबराते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा रिलीफ की बात है। मुझे नहीं पता कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ है, पर हमारे लिए सच में काफी ज्यादा बेस्ट केस सिनेरियो है। सच में इस चीज ने तो पूरी तरह से स्क्रिप्ट को बदल कर रख दिया। जियोन ने तो इस चीज को ऐसा कर दिया कि अगर वो यहाँ पर नहीं आया तो हम लोग यहाँ पर वैसे भी जीत जाएंगे। मैंने एरिस के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और जितनी भी कैजुअलिटीज थी उन सभी को भी सफर करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार था। पर फिर भी देखकर ऐसा लगता है कि आखिर में जो बैकडोर गॉड थे उनसे यहाँ पर अटैक करवाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तुम तो सच में काफी ज्यादा केपेबल हो। पर वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था, वो भी यही सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जियोन तुम कमीने, आखिर तुम कहाँ हो, क्या मेरा प्लान यहाँ पर लीक तो नहीं हो गया। और डेफिनेटली ये चीज पॉसिबल भी हो सकती है क्योंकि वो एक ऐसा सांप है जिसको कुछ भी पता चल सकता है। पर मैं इस चीज के बारे में नहीं सोच सकता कि वो मेरे ऊपर एक सरप्राइज स्ट्राइक दे सकता था। आखिर उसका इन्फॉर्मेशन नेटवर्क कितना ज्यादा बड़ा है। और बैक वाटर गॉड्स उससे पूछते हैं कि एरिस की डिवाइन गॉड आखिर ओपी च्यूज कहाँ पर है। वो लोगों से कहता है कि थोड़ा शांत रहो और थोड़ा सा वेट करो, तुम लोगों को पता है ना कि वेट कैसे करते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग पहले से ही काफी ज्यादा लंबे समय से वेट कर रहे हैं, हम लोग गॉड रेल्म से काफी लंबे समय पहले ही निकाल दिए गए थे। ये सुनकर वो कहता है क्या। वो कहते हैं कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हम लोगों को कैंसर या फिर टॉरस के थ्रोन के ऊपर सबसे पहले जाकर बैठने की कोशिश करनी चाहिए जब कैप्रिकॉर्न हम लोगों की नजरों के सामने खड़ा हुआ है। सुनने के बाद वो शॉक रह गया था और वो बैक वाटर गॉड्स आके कहते हैं, वो यहाँ पर पॉइंट की बात कर रहा है, जितने ज्यादा थ्रोन यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे उतनी ज्यादा हमारे चांसेस रहेंगे कि हम लोग डिवाइन गॉड की सीट पर बैठ सके। पर एरिस कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, ये हमारे प्लान के अंदर बिल्कुल भी प्लान नहीं था। पर वो कहते हैं और ओपी च्यूज यहाँ पर एब्सेंट है तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी इस पोजीशन के अंदर नहीं है कि हम लोग यहाँ पर थोड़े और समय तक वेट कर सके। पर तभी वो चिल्लाकर कहता है कि रुक जाओ। पर वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था और वो कहता है कि रुक जाओ, पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले वो बैक वाटर गॉड्स वहाँ से फटना चालू हो जाते हैं। ये देखकर वो लोग कंफ्यूज थे कि आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर कोई मॉन्स्टर है। और वारलॉर्ड सोचता है कि आखिर ये स्मॉल टाइम गॉड्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो तो कैप्रिकॉर्न के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि जो पहले आएगा वही पाएगा, हम लोगों को कैप्रिकॉर्न का थ्रोन यहाँ पर हैंड ओवर कर दो। और ये देखकर वो सोचता है कि ये कमीने यहाँ पर मेरे खिलाफ होने की कोशिश कर रहे हैं। और वो अपने हथौड़े को घुमाते हुए कहता है कि बैक वाटर गॉड्स आखिर तुम्हारी इस तरीके से मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत भी कैसे हुई। और जैसे वो अपने हथियार को घुमाता है तो एक ही बार में वो उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर वो लोग भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे और कहते हैं कि ये तो वही मैजिकल सोर्ड है, एक मास्टरपीस जो कि हमारे डिवाइन गॉड ने यहाँ पर बनाया है। पर वो गॉड्स कहते हैं क्या ग्रिम। गॉड्स कहते हैं कि ये तो एक ऐसी चीज है जो कि बस सामने वाले को डिवाइनिटी सर्व करती है, पर तुम्हें शांत रहने की जरूरत है, हम लोग यहाँ पर हमारे नंबर से उसे ओवरकम कर सकते हैं। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि अगर कितनी कमाल की वो सोर्ड है, पर हम लोग यहाँ पर उसे हरा सकते हैं। ऊपर से पिंक कलर की लाइट आती है और एक ही बार में उसे यहाँ पर खत्म कर देती है। एरिस कहता है कि इसे यहाँ पर दूसरी तरफ होना चाहिए था। और कैप्रिकॉर्न कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर वो गॉड्स जो कि तुम अपने साथ लेकर आए थे वो यहाँ पर रेम्पेज क्यों मचा रहे हैं। एरिस इस चीज के बारे में तुमने बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया था कि वो मेरे थ्रोन के ऊपर एम करने की कोशिश करेंगे। एरिस कहता है कि मुझे इस चीज के लिए माफ कर देना, पर वो बेवकूफ पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। पर तुम्हें अपने आप को उनके साथ यहाँ पर जरा सा भी कंसर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद उनसे यहाँ पर निपट लूंगा। पर ये देखकर कैप्रिकॉर्न चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है कि तुम यहाँ पर अपने रॉयल स्किल को इस्तेमाल करने वाले हो। एरिस कहता है कि पर मेरे पास यहाँ पर कोई और चॉइस नहीं है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये चीज काफी अच्छी होंगी कि अगर धरती पर थोड़ा सा यहाँ पर शोर शराबा होगा इसकी बजाय कि ये स्मॉल टाइम गॉड्स गॉड रेल्म के अंदर जाकर तबाही मचाएं। तुम्हें भी यहाँ पर सर्वाइव करना होगा जैसे कि कुछ इंसान कर पाएंगे और मैं बाकी सभी को खत्म कर दूंगा जैसे कि हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था। पर तभी गन शॉट्स की आवाज आती है और उसकी जितनी भी तलवारें थी वो सभी यहाँ पर टुकड़े टुकड़े होने लगती है। एरिस ये देखकर शौक रह गया था। वो सोचता है कि अगर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक डिवाइन गॉड का वेपन था, ये तबाह कैसे हो गया। और उसका भी मुंह खुला का खुला और आंखें फटी की फटी रह जाती है।
क्योंकि जियोन अब वहाँ पर आ चुका था और सभी लोगों के ऊपर अंधेरा छाना चालू हो जाता है और सभी के सभी लोग बस ऊपर की तरफ ही देख रहे थे। और वो दूसरे गॉड्स भी ये देखकर कहते हैं कि धरती पर क्या सच में काफी ज्यादा कमाल की चीजें नहीं हो रही। और वो बड़ी बड़ी बंदूकें अब उनके अंदर से धुआं निकल रहा था और हमें दिखता है एक काफी ज्यादा बड़ा सा आइलैंड जिसको अब एक एयरशिप के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। ये वही फ्लोटिंग स्काई आइलैंड है जिसको जियोन ने कन्वर्ट कर एक बड़े से एयरशिप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और जियोन और हुगो जो कि काला चश्मा लगाकर वहाँ खड़े हुए थे। जियोन कहता है कि मैंने कहा था ना कि ये एक मर्द का सपना है, तो बताओ मेरी इस एरियल वारशिप को देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है। और हुगो कहता है कि सच में ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही कमाल का है। और दूसरी तरफ हमें जिन को दिखाते हैं जो कि शौक होते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मेरे सेलेस्टियल लॉर्ड ने डिवाइन आर्टिफैक्ट क्राफ्टमैन कंपटीशन के लिए मुझसे कहा था कि मैं इसे जज सर्व करूं। पर देखकर लगता है कि जॉन फिर से कुछ जरूरत से ज्यादा ही आगे बढ़कर उसने काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत फिर से खड़ी कर रख दी है। जिसके बाद हमें बताया जाता है जैसे कि डायनासोर्स, ट्रांसफॉर्मेशन, कंबाइनिंग मेका और ऑटोमोबाइल्स और ऐसे काउंटलेस फैंटेसीज हैं जो इस दुनिया के अंदर इंसान को पूरी तरह पागल कर देती है। और जॉन भी एक समय पर उन्हीं लोगों में से एक हुआ करता था और उसको पागल करने वाली चीज थी एक एरियल बैटलशिप जो कि अब उसने यहाँ पर बनाकर अपने लिए तैयार कर ली है। जियोन ने कार्कनोस के शरीर के साथ अबेंडेंस की क्रॉप को यहाँ पर मिला दिया जिसके बाद उसे स्काई आइलैंड के साथ यहाँ पर फ्यूज कर दिया जिससे उसका सबसे ज्यादा बड़ा सपना यहाँ पर पूरा हो गया। जिसके बाद वो नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, देखकर ऐसा लगता है कि वो बेशरम बूढ़ा इंसान वो इस सब के पीछे है। और एरिस अब उन सभी गॉड से कहता है कि अगर तुम लोग क्या कर रहे हो, ओपी चीज यहाँ पर है और उसके पास टोरस का थ्रोन है, तो जाकर उसके ऊपर हमला करो। वो लोग घबराते हुए कहते हैं क्या उस चीज के ऊपर हमला करो। ये सुनकर जियोन कहता है कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है कि तुम धरती के अंदर आ गए, पर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मेरे ऊपर आकर हमला कर सको। अगर ऐसा है तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाता हूँ। और ये कहकर जितने मेन कैनन्स होते हैं उन सभी को स्मॉल टाइम गॉड्स के ऊपर यहाँ पर टारगेट कर दिया जाता है। पर ये देखकर वो गॉड्स हंसते हुए कहते हैं कि तुम सच में यहाँ पर फायर कर भी सकते हो, हम इंसानों के बीच में यहाँ पर मिक्स हैं। और वो सभी इंसान यहाँ पर काफी ज्यादा डर रहे थे। वो कहते हैं कि इतने ज्यादा बड़े कैनन्स हम लोगों के ऊपर शूट होने वाले हैं। पर तभी उन लोगों के ऊपर अजीब तरीके के मार्क आ जाते हैं। ये देखकर वो कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर अब ये क्या है, क्या ये एक तरीके का स्किल है। और उन्हें पता चलता है कि सच में ये तो सेजिटेरियस का एब्सोल्यूट एम है। जिसके बाद जैसे शूट किया जाता है तो जितने भी वो गॉड्स थे वो सब यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर तबाह होना चालू हो जाते हैं और कुछ ही देर में वो सब भी खत्म हो चुके थे। ये देखकर वो कहते हैं कि ये चीज पूरी तरह से नामुमकिन है। आखिर वो एब्सोल्यूट एम के साथ इतना ज्यादा परफेक्ट टारगेट कैसे बना सकता है। और यहाँ तक कैप्रिकॉर्न का डिवाइन गॉड तक घबराया हुआ से कहता है कि जॉन सच में ये आउटरेजियस सी क्रिएशन है। एरिस जो कि अपनी तलवारों के पीछे छुपा हुआ था वो कहता है कि डैम इट, लगता है कि अभी के लिए हम लोगों को यहाँ से जाना होगा। और वो गॉड्स भी कहते हैं कि ये सुनकर हमें भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जियोन कहता है कि पर आखिर तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो। एरिस कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बस यहाँ पर खड़ा रहूँ और तुमसे मार खाता रहूँ। और ये कहकर वो अपनी बड़ी बड़ी तलवारों को निकाल कर उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा जोर जोर से अटैक्स होना चालू हो जाते हैं और इन अटैक्स की वजह से वहाँ पर पूरे में धुआं धुआं हो गया था। ये देखकर कैप्रिकॉर्न एक बड़ी से मैकेनिकल रोबोट को बुलाकर अपने आप को यहाँ पर सिक्योर करने की कोशिश करता है। और जियोन ये देखकर सरप्राइज था। वो कहता है कि सच में वो बूढ़ा आदमी भागने में सच में काफी ज्यादा बड़ा प्रो है। वो बिल्कुल वैसे ही भाग गया जैसे कि उसने अपने सेंट और बाकी सभी को छोड़कर भागा था। हुगो उससे कहता है तो बताओ आखिर अब हम लोग क्या करने वाले हैं। पर जियोन मुस्कुराकर कहता है कि हम लोगों को उसका पीछा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी जिस चीज के ऊपर हम लोगों को फोकस करने की जरूरत है वो ये है, क्योंकि देखकर ऐसा लगता है कि ज्यादातर चीजों को अब कंट्रोल में ले लिया गया है। तो चलो सबसे पहले वही खत्म करते हैं जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। और ये कहकर वो जंप कर देता है और सीधे नीचे आकर खड़ा हो जाता है। सभी लोग लड़ने के लिए तैयार थे। वो कहते हैं कि लगता है कि अब हमारी बारी है। भले ही हम लोग प्रोडक्शन टाइप के डिवाइन कार्ट है, पर हम लोग यहाँ पर बिना लड़े बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाले। पर जियोन देखता है कि वो पत्थर जिसके ऊपर वो यहाँ पर हथियार बनाएगा वो नीचे गिरा हुआ था, उसे फिर से खड़ा कर लेता है। ये देखकर वो लोग कंफ्यूज थे कि अगर जियोन क्या कर रहा है। और वो लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग इस चीज के लिए तैयार हो। वो लोग कहते हैं क्या। वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर डिवाइन आर्टिफैक्ट क्राफ्टमैन कंपटीशन के लिए आए थे। ये देखकर वो लोग भी कंफ्यूज रह गए थे। और जियोन उन लोगों से कहता है क्या अब तो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हो भी या फिर नहीं। वोलन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ये सजेस्ट कर रहे हो कि सिचुएशन के अंदर हम लोगों को हमारे कंपटीशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। वो कहता है कि बिल्कुल, क्या इस चीज को ना करने का कोई रीजन है। वो चिल्लाकर जियोन से कहता है कि जरा अपने आसपास देखो, ये कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है और हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स थे और मटेरियल्स थे वो सभी भी पहले ही खराब हो चुके हैं। पर जियोन कहता है कि कंडीशन, उस समय पर जब मेरे पास कोई भी मटेरियल नहीं था, कोई भी जगह नहीं थी और कोई भी इक्विपमेंट नहीं था, तब भी मैं बैटलफील्ड के अंदर जितने भी पड़े हुए आर्टिफैक्ट थे उन सब का इस्तेमाल कर अपने हाथों से डिवाइन आर्टिफैक्ट बनाया करता था। इक्विपमेंट्स टूट जाते थे, मटेरियल्स भी पूरी तरह से कचरा थे और हर समय पर वो बस टूटते ही रहते थे। पर इस सब के बाद भी कोई मॉन्स्टर, कोई गॉड, कोई सेंट इस तरीके के टेंटम्स नहीं फेंक सकता। और तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें काफी ज्यादा अच्छे स्टफ्स चाहिए, वो भी नए के नए। हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि यहाँ पर जितनी भी ज्यादा पड़ी हुई चीजें हैं सभी का इस्तेमाल करो और सबसे कोई अच्छी सी चीज बनाओ। और इसी तरीके से चीजें यहाँ पर पूरी तरह से सही होने वाली है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर यहाँ पर कितनी ज्यादा बेकार
कंडीशन के अंदर तुम क्यों ना हो और तुम अपने आप को कोई आर्टिशन कहते हो ना, और उसके बाद भी तुम यहाँ पर इक्विपमेंट्स के लिए रो रहे हो और अच्छी कंडीशन के लिए रो रहे हो। तुम लोग तो वो इंसान हो ना जिनको चीजें बनाने इतना ज्यादा पसंद है कि तुम चीजों को तब तक बनाते हो जब तक लोग तुमसे यहाँ पर आर्टिसन कहना चालू ना कर चुके थे। और उसकी बात सुनकर वो लोग काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और उनका डिवाइन गॉड कहता है कि इसने बिल्कुल भी गलत नहीं कहा। एक अच्छा डिवाइन आर्टिफैक्ट बनाने के लिए देखकर नहीं लगता कि एक अच्छी जगह या फिर एक अच्छे समय की जरूरत होती है और इस चीज से खुश होना चाहिए जब कोई इंसान उसे सही तरीके से इस्तेमाल करता है। और यही एक चीज है जो कि हम लोगों को चाहिए होती है। और इस कंपटीशन की शुरू करने से पहले हम लोग इस चीज के लिए लड़ रहे थे कि आखिर यहाँ पर सुपीरियर कौन है एज अ क्रिएटर, पर मैं तो फंडामेंटल्स को पूरे से भूल ही गया था। जीवन तुम्हारे इस चीज के लिए शुक्रिया, तुमने इस चीज के अंदर मेरी मदद करी है। मैंने पर कभी भी इस चीज का बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुमने यहाँ पर मेरी सेंचुरी और जितने विजिटर्स आए थे उन सभी की रक्षा करी और यहाँ तक तुमने मुझे ये याद दिलाया कि एक इन्वेंटर के लिए किस तरीके का माइंड सेट होना जरूरी है। पर इसके अलावा जीतना एक अलग ही तरीके की चीज होती है। अब मैं तुम्हारे इस कंपटीशन के लिए सामना करूंगा जो चीज मेरे पास है उस सबका इस्तेमाल करते हुए। और जीवन कहता है कि मैं भी इस चीज से बिल्कुल भी कम तुमसे उम्मीद नहीं करता। जिसके बाद अनाउंस कर बताया जाता है लगता है कि अब इन दोनों के बीच की जो कंपटीशन है वो यहाँ पर चालू होने वाला है। और जैसे लोग ये सुनते हैं तो वो लोग उन्हें यहाँ पर चेयर करना चालू कर देते हैं और कैप्रिकॉर्न का डिवाइन गॉड उन लोगों से कहता है कि जल्दी से इस कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करो। जिसके बाद इस कंपटीशन को चालू किया जाता है और फर्स्ट राउंड के अंदर उन लोगों को यहाँ पर एक हथियार बनाना था और इसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए अप्रेजर को बुलाया गया था, यानी जिन को बुलाया गया था। जिसके बाद अब जैसे ही इस कंपटीशन को चालू किया जाता है तो कैप्रिकॉर्न का डिवाइन गॉड चिल्लाते हुए सभी लोगों से कहता है कि जल्दी से टीम बनाओ, जल्दी से फर्नेस के अंदर आग जलाओ और टेम्परेचर को बढ़ाओ और मटेरियल टीम जल्दी से हाई क्वालिटी के जितने मटेरियल्स बचे हुए उन सभी को लेकर आओ। वो कहते हैं कि ठीक है आप समझ गए, पर तभी पीछे से जॉन के खटखट करने की आवाज आती है और वो लोग कंफ्यूज जैसे पीछे की तरफ देखते हैं। पर जॉन अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट वो बड़े से हैमर का इस्तेमाल कर थोड़ी सी ठोका पीटी करता है और एक टॉप ग्रेड का डैगर बनाकर रख देता है। ये देखकर वो लोग शौक थे। कैप्रिकॉर्न का डिवाइन गॉड कहता है कि तुमने अभी अभी ये नहीं कहा था कि जो कंडीशंस होती है या फिर अच्छे इक्विपमेंट्स होते हैं वो सच में मैटर नहीं करते। पर जॉन कहता है क्या, मैंने तो इसको इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये मेरे पास है। और ऐसा कर जॉन फर्स्ट राउंड में यहाँ पर जीत जाता है। और वो आदमी अनाउंस करते हुए बताता है कि जॉन ने अपने फर्स्ट मैच को तुरंत ही यहाँ पर जीत लिया अपने क्राफ्टिंग डिवाइन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए। और जिन कहता है कि तुम्हारी नजरें काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए जिससे तुम काफी अच्छी गियर्स को उठा सको बिल्कुल किसी प्रो की तरह, और अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना। और वोलन जो कि काफी परेशान हो रहा था वो कहता है कि डैम इट, अगर सोचा जाए तो मैं इस कमीने की गलती से ट्रिक के अंदर फंस गया। और उसके लोग उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे कि प्लीज डिवाइन गॉड शांत हो जाइए। और वो वहाँ पर और भी जिसके बाद वो लोग वहाँ पर कई सारे इक्विपमेंट्स लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि अभी भी देखिए हम लोगों के पास ऐसे कई सारे अनेबल मटेरियल्स हैं और इक्विपमेंट्स हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक शॉट दे सकते हैं। अब हमारी बारी है। ये देखकर वॉलन कहता है कि बिल्कुल ये काफी अच्छा है, अगर चीजें इसी तरीके से चलने वाली है तो हम लोग फिर से स्ट्राइक बैक करेंगे और जीतेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और वो कहता है कि हम लोग फर्स्ट राउंड में हमारी हार मानते हैं और अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो भी यहाँ पर हारेगा वो अगले मैच का थीम चुनेगा और सेकंड मैच की जो थीम रहेगी उसे हम लोग चुनेंगे। मैंने सही कहा ना। जॉन कहता है कि बिल्कुल जैसा कि तुम्हें सही लगे, और वो सोचता है कि ऐसा ही मुझे लगा था। और वो खुश होकर अनाउंस करते हुए बताता है कि जो सेकंड राउंड की थीम रहेगी वो मास प्रोडक्शन रहेगी। और ये सुनने के बाद जॉन के चेहरे पर भी थोड़ी सी सीरियसनेस आ गई थी और वो कहता है कि चलो इस मास प्रोडक्शन वाले सेकंड राउंड को चालू करते हैं। और वो आदमी अनाउंस करते हुए कहता है कि कैप्रिकॉर्न ने एक अनबिलीवेबल चीज करी है, उसने सेकंड थीम के लिए यहाँ पर मास प्रोडक्शन चुना है। और इस कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो कैप्रिकॉर्न के पास काफी ज्यादा एडवांटेज है क्योंकि उसके पास कई सारे लोग हैं। पर ये देखकर जिन उससे कहता है कि जो जानबूझकर इस तरीके के घटिया से स्कैम्स करते हैं इससे उन्हें ही काफी ज्यादा दर्द होता है। और ये देखकर कैप्रिकॉर्न कहता है कि कमीने बकवास करना बंद करो। और जॉन की पूरी पार्टी उसे बू करने लगती है, कहती है कि तुम लोग डरपोक हो। कैप्रिकॉर्न गुस्सा करते हुए कहता है कि हाँ, जैसे कि फर्स्ट राउंड फेयर एंड स्क्वायर था और वो लोग तो यहाँ पर फटाकों के साथ भी चिल्ला रहे थे कि तुम एक डरपोक हो। और ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि सच में तुम लोग लगता है कि पूते था पागल हो गए हो। और जॉन कहता है मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा कुछ जरूर करोगे, पर पहली बार की फ्री विन मिलने की वजह से मैं पूरे सेटिस्फाई हूँ। तो तुम लोग आगे बढ़ो और जैसा तुम्हें सही लगे वैसा कर सकते हो। कैप्रिकॉर्न का गॉड कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पर टफ बनने की एक्टिंग कर रहे हो। जिसके बाद वो सोचता है कि मास प्रोडक्शन थीम के लिए तुम्हें यहाँ पर 50 वेपन्स बनाने होंगे और साथ ही 50 आर्मर भी दिए हुए समय के अंदर। और जैसे ही सेकंड राउंड को यहाँ पर चालू किया जाता है कैप्रिकॉर्न और उसकी टीम यहाँ पर लग जाती है अपने काम पर। कैप्रिकॉर्न कहता है अपने साथियों से कि जल्दी से मटेरियल को तैयार करो, जल्दी और प्रिसाइसली। जिसके बाद फर्नेस की टेम्परेचर को यहाँ पर बढ़ाना चालू करो, जिसके लिए फायर स्पिरिट सेलेमेंडर की पावर को इस्तेमाल करो। तो वो आदमी भी चिल्लाकर कहता है कि कैप्रिकॉर्न के क्राफ्टमैन काफी ज्यादा तेजी से यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अकेले काम करने के बजाय टीम में काम करना काफी ज्यादा तेज होता है, क्योंकि हर एक
इंसान एक समय पर अपने इक्विपमेंट के ऊपर काम कर रहा है और वही देखना चाहिए कि जॉन की सिचुएशन कैसी है। पर वो ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि जॉन तो यहाँ पर पूरे में कैजुअली घूम रहा है, जैसे कि उसे इस मैच से कोई मतलब ही ना हो। कैप्रिकॉर्न के लोग सोचते हैं कि उसने यहाँ पर सेकंड राउंड के अंदर हार मान ली है, तो एक लड़की कहती है कि शायद वो यहाँ पर यही प्लान कर रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ को बचा कर रखे, जैसे वो थर्ड थीम के अंदर यहाँ पर अपने आप को एडवांटेज के अंदर लेकर आ सके। पर कैप्रिकॉर्न के डिवाइन गॉड कहता है कि उसे भूल जाओ, हम लोगों को बस सेकंड राउंड के ऊपर फोकस करना है। तो वो कहते हैं कि ठीक है और फिर से अपने काम में लग जाते हैं। पर जियोन तो वहाँ पर टूटी फूटी तलवारों में लगा हुआ था। ये देखकर यूजिन गुस्से में कहता है कि थीम पहले से काफी ज्यादा हार्ड है, तो आखिर ये बेवकूफों की तरह आसपास क्यों घूम रहा है कि ये चीज पूछते तो ठीक है कि इतने आसानी से ये उन्हें एक पॉइंट दे दे। पर सभी लोग तो बस यूजिन को घूर घूर कर देख रहे थे। ये देखकर वो कहता है कि क्या हुआ, अगर तुम सभी लोग मुझे इस तरीके से घूर घूर कर क्यों देख रहे हो। केविन कहता है कि लगता नहीं है कि तुम अभी तक जॉन को सही तरीके से जानते हो। स्टीवन भी कहता है कि बिल्कुल ये शर्म की बात है, पर हाँ ये हो रहा है। और ऐसे ही सभी लोग यहाँ पर जॉन के बारे में बातें करना चालू कर देते हैं और ये देखकर यूजिन काफी परेशान हो रहा था। जिसके बाद हुगो उसे बताता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जॉन ने इस राउंड के अंदर गिव अप कर दिया है, पर जरा वहाँ पर देखो, क्या उसे देखकर ऐसा सच में लग रहा है कि उसने यहाँ पर गिव अप कर दिया है या फिर कुछ और। पर वो तो वहाँ पर मटेरियल्स देख रहा था। वो कहता है कि ये काफी अच्छा है, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि वो बूढ़ा आदमी मेरी इस तरीके से मदद कर देगा। इन सभी तलवारों को मैं एज अ मटेरियल यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिसके बाद वो एक एक कर सभी तलवारों को निकाल कर अपने पास इकट्ठा करना चालू कर देता है और जैसे वो कई सारी तलवारों के टूटन को यहाँ पे इकट्ठे कर लेता है। जिसके बाद वो कहता है तो चलो अब इस चीज को चालू करते हैं और वो अपना हथौड़ा घुमाकर यहाँ पर अपना काम चालू कर देता है। सबसे पहले वो लगातार उससे मटेरियल्स को तोड़ता है, जिसके बाद वो सेजिटेरियस की फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर तलवारें बनाना चालू करता है। जिसके बाद वो स्किल थंडर क्लॉक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर यहाँ पर पैटर्न्स को ग्रेव करना चालू कर देता है। और वो सभी जॉन की स्पीड को देखकर शौक से रह गए थे, क्योंकि जॉन जो डिवाइन आर्टिफैक्ट्स बना रहा है उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है और वो काफी ज्यादा कमाल के लग रहे हैं। और सभी लोग जो कि जॉन के डिवाइन आर्टिफैक्ट्स देख रहे थे वो लोग भी काफी शौक से रह गए थे। उनकी चमक देखकर वो लोग भी काफी शौक थे। और यहाँ तक जिन भी रोते हुए कहता है कि हम लोग तो जॉन के एरा के नीचे जी रहे हैं। और कैप्रिकॉर्न के लोग भी ये देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि इस चीज के ऊपर यकीन करना काफी मुश्किल है कि जॉन यहाँ पर एरियस की तलवारों का ऐसा मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है, वो भी इतनी ज्यादा स्पीड के साथ। हम लोगों को भी काफी ज्यादा जल्दी करनी चाहिए। पर कैप्रिकॉर्न का डिवाइन गॉड उसके सामने आकर एक रिंग गिरती है। ये देखकर वो कहता है कि इस रिंग को जॉन ने बनाया था, पर सच में ये काफी ज्यादा फ्लॉलेस है और साथ ही टॉप ग्रेड की क्वालिटी भी है। पर तभी उसके अंदर से एक पॉपअप आता है और वो उससे कहता है कि हे मुझे इस तरीके से पकड़ कर मत रखो, जल्दी से मुझे अपने मास्टर के पास लेकर जाओ। ये सुनने के बाद वो शौक और हैरान सा रह गया था। उसके आगे फटी की फटी रह जाती है कि इस डिवाइन आर्टिफैक्ट के अंदर खुद की सेल्फ सेंस है, बिल्कुल थ्रोन की तरह। मुझसे ये मत कहना कि जॉन के जितने बनाए हुए डिवाइन आर्टिफैक्ट्स हैं उन सभी के अंदर अपना सेल्फ सेंस है। और ये देखा वो समझ गया था और वो कपकपाते हुए सोचता है कि ये स्किल जो कि जॉन इस्तेमाल कर रहा है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइन आर्टिफैक्ट क्राफ्टमैन का है और ये फिर से उन वेपन्स को बना रहा है जो कि एक समय पर डिवाइन गॉड ने इस्तेमाल किए थे। और बस इसका स्किल ही काफी है कि वो एक डिवाइन आर्टिफैक्ट को खुद का एक ईगो ग्रांट कर सके। ये कोई स्किल नहीं है बल्कि ये तो एक अथॉरिटी है। और ये जानने के बाद इसी तरीके से कैप्रिकॉर्न अपनी हार मान लेता है। वो अपना हथौड़ा नीचे गिरा देता है और जॉन की तरफ देखते हुए कहता है कि ये मैच शुरुआत से ही हम लोग कभी जीत भी नहीं सकते थे, इसलिए वो अपने सभी साथियों से कहता है कि तुम लोग काम करना बंद कर सकते हो। ये सुनकर वो लोग कहते हैं क्या, और वो उनसे कहता है वैसे भी यहाँ पर लगातार काम करने का भी कोई मतलब नहीं निकलता। जिसके बाद वो जॉन की तरफ बढ़ना चालू करता है तो वो कहते हैं कि डिवाइन गॉड आखिर ये क्या हो रहा है। और वो जॉन के सामने आकर खड़ा हो गया था। जॉन उसकी तरफ ध्यान देते हुए कहता है कि हे आखिर तुमने डिवाइन आर्टिफैक्ट बनाना बंद क्यों कर दिया, क्या तुम इस कंपटीशन को कंप्लीट नहीं करना चाहते। पर वो कहता है कि अब ये चीज बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जॉन कहता है अच्छा तो क्या तुम यहाँ पर चीजों को बाय फोर्स सेटल करना चाहते हो। ये सुनने के बाद कैप्रिकॉर्न अपने हाथ की तरफ देखता है, जिसके बाद वो अपने पंच जॉन की तरफ बढ़ाता है। ये देखकर उसके सभी साथी काफी ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ देखने लगे थे और कैप्रिकॉर्न की भी टीम उसी की तरफ कंफ्यूजन के साथ देख रही थी। पर उसका हाथ जॉन के जस्ट चेहरे के सामने आकर रुक जाता है। जॉन कहता है कि आखिर इस सबका मतलब क्या है। वो कहता है कि कुछ नहीं, ये बार बार मेरे कान में चिल्ला रहा था कि मुझे मेरे ओनर के पास लेकर चलो, इसलिए मैं बस इसे यहाँ पर लौटाने के लिए आया था। और वो उस रिंग की बात कर रहा था। और साथ ही वो आगे कहता है इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा अब जीतना और हारना बिल्कुल भी मेरे लिए जरा सा भी मैटर नहीं करता, क्योंकि ये मैच शुरुआत से ही ऐसा नहीं था कि मैं इसे यहाँ पर जीत सकूं। क्योंकि कैप्रिकॉर्न की डिवाइन आर्टिफैक्ट क्राफ्टमैन एबिलिटीज के साथ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम लोग तुम्हें हरा सके। ये सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक होते हुए कहते हैं कि ये चीज काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि कैप्रिकॉर्न बीच में ही इस ड्यूल को अबेंडन कर रहा है और अपनी हार मान रहा है। कैप्रिकॉर्न के सभी साथी उस
उससे कहते हैं कि डिवाइन गॉड, आखिर आप ड्यूल के बीच में ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें हमारा काम पूरा तो करने दीजिए, शायद उसके बाद हम लोग यहाँ पे जीत सके। पर वो कहता है कि रुक जाओ, और वो जियोन से कहता है कि मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ। वो कहता है कि क्या हुआ? क्या हम लोग तुम्हारे डिवाइन आर्टिफैक्ट्स को देख सकते हैं जो कि तुमने यहाँ पर क्राफ्ट करे हैं? वो कहता है कि ठीक है। जिसके बाद उन सभी को टेबल्स के ऊपर सजा दिया जाता है, और जब वो उन्हें देखना चालू करते हैं तो उनकी जो क्वालिटी थी वो काफी ज्यादा इंसेन थी। वो कहते हैं कि सच में इस तरीके के स्किल्स के साथ कोई इन्हें बना भी सकता है, ये काफी ज्यादा इंक्रेडिबल है। हर एक पीस काफी ज्यादा प्रिसाइज के साथ बनाया गया है, ये पूरी तरह से परफेक्ट है। और कैप्रिकॉर्न कहता है कि बिल्कुल, अब तुम अपनी आंखों से देख सकते हो कि जियोन के जो डिवाइन आर्टिफैक्ट उसने बनाए हैं आखिर वो कैसे हैं। तो बताओ, आखिर तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम इस चीज के ऊपर यकीन कर सकते हो कि बिना कंपेयर किए भी कि आखिर कौन के ज्यादा अच्छे हैं? और उन लोगों को पता था कि जॉन पहले से ही काफी ज्यादा अच्छा है, इसलिए कैप्रिकॉर्न भी हार मानते हुए कहता है कि हाँ, मैं इस चीज को मानता हूँ कि हम लोग यहाँ पर हार चुके हैं। जॉन कहता है कि ये कोई बकवास नहीं है जो कि तुम्हारे मुंह से निकल रही है, पर फिर भी क्या तुम्हारे लिए सच में पूरी तरह से ठीक होगा कि तुम इस तरीके से डुएल को गिव अप कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे डिवाइन कार्ड का फेट क्या रहेगा इस डुएल के आउटकम आने के बाद? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे पता है, पर इससे पहले कि मैं एक डिवाइन कार्ड का एक डिवाइन गॉड हूँ, उससे पहले मैं एक आर्टिसन हूँ। भले ही मेरे हाथ इस चीज के काबिल नहीं है कि मैं इस तरीके के काफी ज्यादा कमाल के मास्टरपीस बना सकूं, पर मेरी आंखें तुरंत ही इस तरीके के मास्टरपीस को पहचान सकती हैं। और जियोन, जो तुमने बनाया है वो सच में एक मास्टरपीस है, और जब मैंने खुद अपनी आंखों से इस चीज को कंफर्म कर लिया है तो मैं इस चीज के लिए डिनाई नहीं कर सकता। और अगर सच में मेरे अंदर एक डिवाइन आर्टिफैक्ट क्राफ्टमैन के मास्टर की प्राइड है तो मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी अभी किया है। इसलिए तुम आगे बढ़ सकते हो और रिजल्ट को अनाउंस कर सकते हो। ये सुनने के बाद वो लोग भी शौक से रह गए थे, और वो अनाउंस कर बताता है कि इस डुएल के अंदर साफ साफ जो जीता है वो कौन है। वो है जियोन, जो कि ओपी च्यू से है, और जिन, जो कि बिल्कुल मेढक की तरह लग रहा था। और वो रोते हुए कहता है कि सच में आर्टिसन की ये रियल दुनिया है, ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है, कितनी ज्यादा खूबसूरत है।